नमस्कार दोस्तों। द हिंदू के इस डिस्कशन में स्टडी पॉइंट संजीत पर आपका स्वागत है। फर्स्ट न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट इंटेंड्स टू स्टे फार्म लॉज। सुप्रीम कोर्ट ने जो 3 फार्म लॉज का एग्जामाइन किया है, तो उन 3 फार्म लॉज के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को अश्योरेंस दिया है कि अभी के लिए जो 3 फार्म लॉज हैं इनको होल्ड पर रख दो और एक कमेटी का गठन करो, और इस कमेटी के आधार पर जो किसान के यूनियंस लीडर हैं उनसे बातचीत के मुद्दे पर इसका सलूशन निकाला जाए। तो जो ये दिल्ली रीजन में लगभग 5 महीने से ये प्रोटेस्ट किसानों के द्वारा किया जा रहा है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सितंबर में 3 लॉ लेकर आए गए। पहला लॉ था द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020। सेकंड था द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020। और तीसरा जो लॉज था इसमें द इसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। तो इन 3 फार्म लॉज जब से लाए गए हैं सितंबर में, तब से अब तक का लगभग 5-6 महीना हो चुका है। तब से दिल्ली वाले क्षेत्र में किसानों के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है। फार्मर्स यूनियन लीडर और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच अब तक की 8 बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन फिर भी कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकला है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट आकर इसमें इंटरवेन किया और इन 3 फार्म लॉज को सेंट्रल गवर्नमेंट से कहा है कि पहले ये जो रूल में है इन पर स्टे लगा दिया जाए, होल्ड पर रख दो, और कमेटी का गठन करके जो तमाम किसान हैं उनसे इसका निष्कर्ष निकाला जाए। तो किसान आखिर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं? किसान प्रोटेस्ट इसलिए कर रहे हैं कि जब ये एक्ट पास करके लाए गए तो किसानों को ऐसा लग रहा है कि ये जो बिल एक्ट है ये उनके फेवर में नहीं है, और जो एमएसपी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस को ये फ्यूचर में जो गवर्नमेंट है इसको ख़त्म कर देगी। दूसरी बात, जो मंडी सिस्टम है कहीं ना कहीं इन 3 फार्म लॉज के द्वारा कमज़ोर होता जाएगा। तीसरी बात, जो छोटे किसान हैं, छोटे किसानों को सीधे अपनी फसल जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे जियो, रिलायंस, ये बड़ी कंपनियों को अपनी फसल सीधे बेचना पड़ेगा। तो ये मुद्दों के कारण जो किसान हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आखिर एमएसपी क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 23 फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो प्राइस है उसको प्रोवाइड कराया जाता है। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ये जो एमएसपी है किसी भी फसल का, यानी ऐसा प्राइस जिससे कि नीचे की कीमत पर उनकी फसल मतलब उससे नीचे कीमत पर नहीं बिकती है। तो प्रेजेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 23 फसलों पर एमएसपी प्रदान की जाती है। तो इन 23 फसलों में जो 7 फसलें हैं, 7 फसलों में जो सीरियल्स हैं जैसे धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, बार्ली, ये है। और जो दूसरी है पल्स में 5 फसलें हैं जैसे चना, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर। और तीसरी है ऑयल सीड्स में रैप सीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी,
और सैफ फ्लावर। नेक्स्ट है कॉमर्शियल। कॉमर्शियल के अंतर्गत जो एमएसपी दिया जाता है 4 फसल हैं, जैसे जो शुगर केन हुआ और जो जूट कपास वगैरह, ये कॉमर्शियल क्रॉप्स होती हैं। तो ये एमएसपी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 23 फसलों पर प्रोवाइड कराया जाता है। तो हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 यानी भाग 5 और आर्टिकल 124 से 147 ये सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। यानी जो आर्टिकल 124 टू 147 हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के गठन, स्वतंत्रता और उसके न्याय क्षेत्र, शक्तियाँ, प्रक्रिया आदि का उल्लेख करते हैं। प्रेजेंट में जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें 31 न्यायाधीश हैं। 31 में जिसमें एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है यानी मुख्य न्यायाधीश। शरद अरविंद बोबड़े जो हैं ये 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट के 47वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट न्यूज़, 1364 करोड़ गिवन टू रॉन्ग बेनिफिशरीज ऑफ पीएम किसान। जो पीएम किसान स्कीम है इसके तहत 1364 करोड़ का फंड जो गलत बेनिफिशरीज रजिस्टर हो गए हैं पीएम किसान स्कीम के तहत, तो इतना फंड उनको दिया गया है यानी गलत फंडेड किया गया है। तो ये पीएम किसान स्कीम क्या है? पीएम जो किसान स्कीम है इसे 2019 में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इसे लॉन्च की गई और इस स्कीम के तहत प्रति ईयर 6,000 का फाइनेंशियल असिस्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। जब यह शुरू में लॉन्च की गई थी स्कीम, तब इसमें ओनली जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर थे, छोटे और मझोले किसान, उनको ही इसके तहत बेनिफिशरीज बनाया गया था। लेकिन बाद में इसमें जो बड़े किसान थे, लार्ज फार्मर्स, उनको भी इंक्लूड कर लिया गया। तो ये जो पीएम किसान है यह एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है। स्कीम 2 तरह की होती है, एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम और दूसरी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम वह स्कीम होती हैं जिनका सारा फंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एलोकेट किया जाता है। कोई भी स्कीम है तो उसका पैसा, यदि पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा फंडेड किया जा रहा है, तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होती है इसमें सेंट्रल यानी राज्य और केंद्र, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की भागीदारी होती है, तो इसे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कहते हैं। तो जो पीएम किसान है यह एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। नेक्स्ट है सेंट्रल ऑर्डर्स 1 mm डोजेस ऑफ कोविशील्ड्स। सेंट्रल ने कोविशील्ड वैक्सीन की 11 मिलियन इतना बनाने का ऑर्डर दिया है। तो ये जो कोविशील्ड वैक्सीन है, कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाई गई है। सीरम जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये कहाँ सिचुएटेड है? तो यह पुणे में। और जो कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये भारत बायोटेक के द्वारा, जो हैदराबाद में है। तो सबसे पहले जो वैक्सीन की खोज की गई थी वह एडवर्ड जेनर के द्वारा, किसकी? चेचक की। नेक्स्ट न्यूज़, जोकू वैली वाइल्ड फायर डिवास्ट। जो मणिपुर और नागालैंड की जोकू वैली है, यहाँ पर बड़े तादाद पर जो वाइल्ड फायर है, आग है, तो ये आग लगने से
अधिक तादाद में जो फ्लोरा मीन्स जीव और फौना मीन्स जंतु, तो ये बड़ी तादाद में फ्लोरा फौना जो इसका डैमेज हो गए हैं। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो जोको वैली कहाँ सिचुएटेड है, तो जोको वैली जो मणिपुर और नागालैंड का बॉर्डर है, मणिपुर और नागालैंड के बॉर्डर पर स्थित है। जो मणिपुर और नागालैंड है ये म्यांमार से अपनी बॉर्डर टच करते हैं। इंटरनेशनल जो बॉर्डर इनका टच होता है म्यांमार से टच होता है। नेक्स्ट न्यूज़, बांद्रा विलेज NHRC सेंड्स नोटिस टू MVA गवर्नमेंट DGP। महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है इसके द्वारा नोटिस इशू किया गया है। तो जो महाराष्ट्र का बांद्रा हॉस्पिटल है, तो बांद्रा हॉस्पिटल में आग लगने से वहाँ पर जो बच्चे थे उनकी डेथ हो गई। इसी के कारण ये जो NHRC है इसने वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको DGP को नोटिस सेंड किया है। तो आखिर ये NHRC क्या है? NHRC को नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहते हैं। तो आखिर ये नोटिस क्यों भेजा? जो NHRC है या कहीं पर भी इंडिया में कहीं पर भी यदि मानवाधिकार से संबंधित उल्लंघन के मुद्दे आते हैं, यानी मानव अधिकार से जुड़े कहीं भी मुद्दे यदि ये आ गए हैं तो वहाँ पर तुरंत NHRC नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन निकल कर आ जाता है। तो जो NHRC है यह राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक क्या है कि स्वायत्त संस्था है, ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस मीन्स किसी के अंडर में ये काम नहीं करती है। और इसे 12 अक्टूबर 1993 में स्थापित किया गया, यानी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत इसे 12 अक्टूबर 1993 में बनाया गया। तो प्रेजेंट इसके जो अध्यक्ष हैं वो HL दत्तू जी हैं और इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। तो आखिर ये कार्य क्या करता है कि यह मानव अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ये सरकार को, गवर्नमेंट को एडवाइस देता है। और यह इसे जो दीवानी न्यायालय है, दीवानी न्यायालय की सारी शक्तियाँ इसे प्राप्त हैं। या कहीं भी अगर ह्यूमन राइट्स से संबंधित मुद्दे आते हैं तो या वहाँ पर या तो यहाँ पर जाकर कोई पिटीशन डालें या फिर ऑटोनोमस या स्वयं इसकी जांच पड़ताल करके मैटर को संज्ञान में ले आता है। और जो NHRC है यह अपनी रिपोर्ट एनुअली जो रिपोर्ट सौंपता है या राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपता है। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट स्टेट ग्राम पंचायत इलेक्शन। आंध्र प्रदेश ने अपने यहाँ जो ग्राम पंचायती इलेक्शन है तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने अनाउंसमेंट किया था कि इलेक्शन हम कराएंगे। तो इसे ड्यू टू कोविड के कारण वहाँ का हाई कोर्ट एक्शन में आ गया और उसको उस पर स्टे लगा दिया। तो यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था यानी बलवंत राय मेहता की रिकमेंडेशन, यानी बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई गई थी उसकी रिकमेंडेशन के आधार पर ये पंचायती राज व्यवस्था इम्प्लीमेंट की गई। और कॉन्स्टिट्यूशन में 73 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को एक वैधानिक दर्जा दे दिया गया।
तो जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसमें जो भाग 9 और आर्टिकल 243 से 243 जी तक ओ तक प्रोविज़न किए गए हैं। ये जो पंचायती राज है उससे रिलेटेड है। भाग 9 में 243 से 243 ओ तक ये आर्टिकल में प्रोविज़न किए गए हैं। तो ये संविधान में एक नया भाग और इतने आर्टिकल और ऐड किए गए। और जो 11वीं अनुसूची को संविधान में ऐड किया गया। फिर निकल के आया 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी संविधान में 74 अमेंडमेंट एक्ट 1992 के अकॉर्डिंग संविधान में एक नया भाग 9 बी और आर्टिकल 243 पी से 243 जेड तक ये इंक्लूड किए गए और एक नई अनुसूची 12 ये ऐड की गई। तो ये 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत म्युनिसिपैलिटीज जो नगर पालिकाएँ हैं इनको वैधानिक दर्जा दिया गया और 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को एक वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो जो राजस्थान है, राजस्थान का पहला ऐसा राज्य है जहां पर 2 अक्टूबर 1962 को नागौर के ज़िले से पंचायती राज व्यवस्था को इम्प्लीमेंट किया गया। नेक्स्ट न्यूज़, सेंटर मूव सुप्रीम कोर्ट टू स्टॉप ट्रैक्टर रैली ऑन रिपब्लिक डे। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख अख्तियार किया है। जो किसानों के द्वारा दिल्ली में प्रोटेस्ट किया जा रहा है, अब वो ट्रैक्टर रैली करेंगे रिपब्लिक डे के दिन। इस पर रोकने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार किया। तो जो इस बार हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे तो 72वां रिपब्लिक डे होगा और इस रिपब्लिक डे पर जो सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं संतोखी को मुख्य अतिथि के रूप में इनवाइट किया गया है। बोरिस जॉनसन जी को इनवाइट किया गया था, लेकिन वहाँ पर कोरोना का नया वेरिएंट निकल कर आने के कारण उनकी विजिट इंडिया में कैंसिल हो गई। तो इससे पहले 2019 में जो चीफ गेस्ट थे, मुख्य अतिथि थे, वो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट जेल बोल्सोनारो, ये ब्राज़ीलियन प्रेसिडेंट 2020 में चीफ गेस्ट थे। नेक्स्ट न्यूज, अथर वेद मेहता पास अवे इन द यूएस। जो वेद मेहता की डेथ हो गई है, वो एक अथर थे, इंडियन अमेरिकन एक लेखक थे। इनकी जो बुक थी, इनके वॉल्यूम पब्लिश हुआ, जैसे रिपोर्टेज ऑन इंडिया और वॉकिंग द इंडियन स्ट्रीट्स, पोर्ट्रेट ऑफ इंडिया एंड महात्मा गांधी एंड हिज अपोस्टल्स 1977। ये इनकी जो बुकें हैं उनका नाम है। तो न्यूज स्पेसिफिक में क्वेश्चन बन सकता है कि जिनका हाल ही में निधन हुआ है अथर वेद मेहता, वे किससे रिलेटेड है? अथर लेखक से रिलेटेड। नेक्स्ट न्यूज़, WHO एक्सपर्ट टू विजिट चाइना टू ट्रेस वर्जिन ऑफ कोविड-19। जो WHO के एक्सपर्ट हैं, अब उनको इंडिया में जो सार्स कोविड-19 का वायरस है उसकी उत्पत्ति पर रिसर्च करने के लिए चाइना में अनुमति मिल गई है। यानी 2-3 दिन पहले जो WHO के एक्सपर्ट थे वो चाइना में
इसके वर्जिन्स का पता लगाने के लिए गए थे, लेकिन बट चाइना ने अपने यहाँ उनको अलाउ नहीं किया था। लेकिन इससे पहले ऑलरेडी चाइना, ये जो WHO है, इसके ऊपर काफ़ी ब्लेम लगे हैं कि यह सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। और यह जब जिस समय जो कोविड-19 है यह निकल कर आया था चाइना से, उस समय जो WHO के हेड थे टेड्रस जी, वो वहीं पर मौजूद थे। तो ऐसा काफ़ी ज़्यादा इस पर आरोप लगे कि यह सही तरीके से काम नहीं कर रहा, चाइना के फेवर काम कर रहा है। इसलिए चाइना ने इसको क्या किया है कि अपने यहाँ रिसर्च करने की, ट्रेसिंग करने की और ट्रेसिंग इन्वेस्टिगेशन करने की इजाज़त दे दी है। तो जो यहाँ पर जो WHO है, WHO इम्पोर्टेंट हो जाता है। WHO यह विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यानी यह एक UN की, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। और इसकी स्थापना 7 अगस्त 1948 में 7 अगस्त 1948 में की गई। इसका काम क्या है? इसका काम है कि यह वर्ल्ड लेवल पर जितने भी यहाँ इसके मेंबर्स कंट्री हैं उनको हेल्थ से रिलेटेड गाइडलाइन प्रोवाइड कराना और आपस में एक दूसरे देशों की जो भी प्रॉब्लम्स हेल्थ रिलेटेड हैं उनको केयर करना और उनसे रिलेटेड गाइडलाइंस प्रोवाइड कराना। तो ये WHO का काम है। इसका जो हेडक्वार्टर्स स्विट्ज़रलैंड के जिनेवा शहर में इसका हेडक्वार्टर्स है। प्रेजेंट में जो इसके अध्यक्ष हैं वो डॉक्टर टेड्रोस अधानोम इसके प्रेजेंट हेड है। ये एडिटोरियल सेक्शन है। यहाँ पर ये जो फर्स्ट एडिटोरियल्स हैं, अ सेफ्टी नेट, यह जो कोविड काल में जो एजुकेशन सेक्टर डामाडोल हुआ है उसके बारे में राइटर बता रहे हैं। इसमें आखिर ये चर्चा में क्यों आया? क्योंकि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं नरेश पोखरियाल निशांक जी, उनके द्वारा स्टेट को, यानी सारे जितने स्टेट्स हैं उनको डायरेक्टिव दिए गए हैं कि जो भी बच्चे स्कूल में ड्रॉप आउट हुए हैं उनको किस तरीके से अवॉइड किया जा सके। क्योंकि आज मिलियंस स्टूडेंट चिंतित हैं कि ऐसी कोई डिटेक्शन पॉलिसी हो जिससे कि उनको राहत प्रोवाइड कराई जा सके। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि आज की डेट में लगभग 320 मिलियन बच्चे जो हैं इस कोविड काल में स्कूल से बाहर हैं। इनमें से जो साउथ एशिया वो वेस्ट एशिया का ऐसा पार्ट है जहाँ पे सबसे अधिक बच्चे स्कूल से बाहर हैं कोविड कारण। और दूसरा जो रीजन्स है वो सब सहारन अफ्रीका वाला रीजन है। तो ऐसे में जब इतनी बड़ी तादाद में इस कोविड काल में बच्चे जो कॉलेजों में, स्कूलों में नहीं जा रहे हैं, तो क्या फिर से स्कूलों में बच्चों को वापस भेजा जा सकेगा? तो जो देखो हमारे यहाँ क्या है, हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में टॉप टू डाउन पॉलिसी विद्यमान है। राइटर बताते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में इंडिया में टॉप डाउन पॉलिसी है, लेकिन क्या है कि बॉटम टू टॉप अप्रोच चाहिए। तो ये बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम का देखो,
यदि कोई ऊपर से पॉलिसी बनकर आती है, फिर यह एकदम ग्रामीण क्षेत्र पर इम्प्लीमेंट होती है, जिस तो ये क्या है, ये टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से कोई पॉलिसी बनकर आई नहीं और नीचे इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया। और जो बॉटम टू टॉप है तो यह यानी नीचे दर्जे से निकलकर जब एक वहाँ पर ऐसे मान लो कि कोई एक आईएएस अधिकारी है, तो आईएएस अधिकारी क्या करे कि ऊपर से पॉलिसी बनाकर ये गांव में इम्प्लीमेंट कर दे। तो ये जो हुआ ये टॉप टू बॉटम पॉलिसी। लेकिन जब ये जो आईएएस हैं ये कोई पॉलिसी बना रहा है, तो यहाँ पर यह क्या करे कि गाँव से जा कर के ये यहाँ से मसौदा गाँव से तैयार करके ऊपर दे, तो ये ऊपर बैठा व्यक्ति यहीं के अकॉर्डिंग पॉलिसियाँ डेवलप करें, उनका निर्माण करें। तो यह हुआ बॉटम टू टॉप पॉलिसी। तो यही राइटर बता रहे हैं कि जो इतनी तादाद में बच्चे एजुकेशन सेक्टर से बाहर हुए हैं कोविड में, तो क्या उनको एक बार फिर से रिवाइव किया जा सकेगा, स्कूलों में वापस भेजा जा सकेगा। तो जो इंडिया में है, इंडिया में एजुकेशन सिस्टम में टॉप डाउन पॉलिसी इंक्लूड है, लेकिन होनी कैसी चाहिए। यदि हमें फिर से एजुकेशन सेक्टर में बूस्ट देना है, बच्चों को फिर से स्कूल लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि बॉटम टू टॉप अप्रोच अपनानी होगी। जैसे कि जो विद्यार्थी हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, जहाँ रह रहे हैं वहाँ पर इस कैसा इम्पैक्ट हो रहा है और उनकी जो कंडीशन वगैरह है वो किस तरीके से है। तो इस तरीके से हम ये तो वहाँ से मसौदा पूछ पाछ कर कमेटी गठित करके फिर हम एजुकेशन सिस्टम को शुरू कर सकते हैं। लेकिन आज की संख्या में, आज की डेट में क्या है कि आधी से अधिक संख्या में ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो गई और डूअर टू डूअर क्या है, सर्वे कराया जाए, प्रॉपर एनालिसिस किया जाए और सेंटर जो समग्र शिक्षा स्कीम है इसको भी हम ला सकते हैं। तो जो हमें एजुकेशन सिस्टम को जो बच्चे ड्रॉप आउट हुए हैं उनको एक बार फिर से विद्यालयों में वापस लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि अभी वहाँ सिचुएशन कैसी हुई है इसके लिए डोर टू डोर सर्वे कराया जाए और फिर उसके बाद हमें इसकी प्रॉपर एनालिसिस कराएं। इससे क्या है कि ऐसे में देखो बहुत तबका क्या है, इस कोविड काल में इकोनॉमिक कंडीशन डामाडोल हो गई है। तो इसके कारण जो सेंटर है, सेंटर समग्र शिक्षा स्कीम भी ला सकते हैं या कोविड-19 रिलीफ प्लान वगैरह बना सकते हैं ताकि जो गरीब बच्चे हैं इसका प्रॉपर प्रॉफिट उठा सके। तो इस इससे पहले जो हमारे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा बोला गया है कि जो पैंडेमिक्स आज की डेट में नहीं, एजुकेशन ऐसा है जो पैंडेमिक से पहले भी बहुत से जो गरीब हैं इकोनॉमिक कंडीशन के कारण और हेल्थ इश्यू के कारण वे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। हाँ, ऑनलाइन जो कोविड काल में देखो ऑनलाइन के नाम पर कहीं कनेक्शन नहीं है और कहीं नेटवर्क नहीं है, कहीं 2G चल रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे डिवीज़न देखने को मिले हैं। तो अगर हम फिर से अपने इस एजुकेशन सिस्टम को बूस्ट देना चाहते हैं, बच्चों को फिर से स्कूल में वापस लाना चाहते हैं, तो एक हमें बॉटम टू टॉप पॉलिसी अपनानी होगी और फिर डूअर टू डूअर सर्वे कराना होगा, फिर एक प्रॉपर एनालिसिस से जो भी कमियां खामियां हैं और वहाँ सलूशन हम निकाल सकते हैं। तो ये अ सेफ्टी टू नेट में राइटर यही इस एडिटोरियल्स में डिस्कस किए हैं। ये आर्टिकल जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड है। इसमें आखिर ये आर्टिकल चर्चा में क्यों आया, जेंडर इक्वलिटी। जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में जो कमल हसन जी की पार्टी
है मक्कल मय्यम। इस पार्टी के द्वारा कहा गया है कि जो वुमेन्स घर पर रहती हैं उन वुमेन्स को जो डोमेस्टिक और केयर वर्क करती हैं इसके लिए उन्हें वेजेस प्रोवाइड कराया जाए, पैसा दिया जाए। तो वुमेन्स को डोमेस्टिक और केयर वर्क के लिए पैसे देना क्या उनके बर्डन को रिड्यूस और रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकेगा? तो इसी के बारे में राइटर यहाँ पर बताते हैं। राइटर कहते हैं कि जो यह प्रपोजल है यह एक प्रोग्रेसिव प्रपोजल है, लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो हमें इस प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा एनालिसिस करना होगा, और यदि हम उसके बाद इसको सही तरीके से रिड्यूस कर पाते हैं और रीडिस्ट्रीब्यूट कर पाते हैं तो एक सही डायरेक्शन होगी। तो हम जो जेंडर इक्वलिटी है उसके लिए उचित होगा। तो इसमें राइटर RRR की बात करते हैं। RRR मीन्स रिकॉग्निशन, रिडक्शन और रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो तमिलनाडु में एक ऑल इंडिया सर्वे कराया गया। उस सर्वे में जो 6 से अधिक साल की वुमेन्स हैं लगभग 82% और जो मेल्स हैं 24%। ये इनको जो डोमेस्टिक कार्य करते हैं इतनी परसेंट है, और 15 से 19 साल तक जो फीमेल्स हैं 90% और मेल 24% है। यदि ऑल इंडिया लेवल पर देखा जाए तो 81% यानी 6 वर्ष से ऊपर और जो है मेल हैं, और 26% फीमेल पार्टिसिपेट करते हैं जो डोमेस्टिक और केयर वर्क करती हैं। तो यदि हम समय के अकॉर्डिंग बात करें तो 261 मिनट जो औरतें हैं 261 मिनट जो डोमेस्टिक वर्क करती हैं, घरेलू कार्य, वो इसके लिए उनको पैसा नहीं मिलता है। और ये 91 मिनट ये मेल काम करते हैं। तो यानी अगर आप देखा जाए तो 83% जो घरेलू कार्य करती हैं वो महिलाओं के ऊपर पड़ता है। तो इस तरीके से जो महिलाएं हैं उनके ऊपर एक विषमतापूर्वक हाई बर्डन रहता है, जिसमें उनको अनपेड यानी जो भी डोमेस्टिक वर्क करती हैं उसके लिए उन्हें पैसा नहीं मिलता है, और केयर वर्क का बर्डन रहता है। केयर वर्क क्या, जो बच्चे वगैरह की देख रेख व जो अपने दादा दादी की देख करती हैं, इसके लिए उन्हें घर पर पैसे नहीं मिलता है। तो इस तरीके से जो वुमेन्स और मेल में, फीमेल और मेल में एक काफ़ी ज़्यादा एक डिस्पैरिटी विद्यमान है। तो इस डिस्पैरिटी से यदि उनको पैसा दिया जाए घर पर रहने का डोमेस्टिक कार्य के लिए, यदि उनको वेजेस दिए जाएं, वेतन दिया जाए, तो क्या उचित है? तो इसके लिए हम पहचान तो लिए कि 83% जो महिलाएं हैं उनके ऊपर घर का अधिक बर्डन पड़ता है। तो लेकिन अब हमें इसको रिड्यूस कैसे करना है? जो इनको अनपेड दिया जाता है, डोमेस्टिक वर्क के लिए इनको वेजेस नहीं मिलता है, तो इसको हम कैसे कम कर सकते हैं? और
इसको रीडिस्ट्रीब्यूट क्या कर पाएंगे, पहचान तो लिए, लेकिन जो ऐसे में इसकी समस्याएं भी आ जाती हैं। यदि हम वुमेन्स को इसके लिए पैसा दे देते हैं तब क्या समस्या होती है, इस जो मेल हैं, मेल के द्वारा इनको घर में और रहने के लिए इन पर, वुमेन्स पर प्रेशर डाला जाएगा। दूसरी चीज, फीमेल को लगेगा कि जब उसे घर पर बैठने से ही उसे पैसे मिल जाते हैं तो उससे बाहर जाने की ज़रूरत क्या। इसलिए जो अधिकतर जो वुमेन्स हैं, फीमेल्स हैं, वे घर पर ही रहती नज़र आएंगी। तो ऐसे में यदि जो फीमेल हैं, फीमेल का यदि मेल्स साथ दें घर पर, यानी दोनों मिलकर जो डोमेस्टिक वर्क है, केयर वर्क है, यदि मेल और फीमेल दोनों करें तो इसके लिए उन्हें एक प्रॉपर वेजेस दिया जा सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।